नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपके साथ हिमानी दीवान। आज पेश हो चुका है साल 2023 का आम बजट और अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के शब्दों में कहूं तो ये था अमृत काल का पहला बजट। अब सवाल ये है कि जो हमारे किसान हैं, उन्हें इस अमृत काल के बजट से कुछ अमृत की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, या जो भी घोषणाएं हुई हैं किसानों को लेकर, कृषि क्षेत्र को लेकर, आसान भाषा में हमें उसे समझना है कि सीधे तौर पर हमारे किसानों को उससे क्या लाभ मिलेगा। तो इसे आसान भाषा में समझाने के लिए मेरे साथ आज जुड़ रही हैं डीयू की, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर दीप्ति तनेजा जी। नमस्कार हिमानी जी। किसान तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। और इस धन्यवाद। चर्चा में सहयोग के लिए मेरे साथ रहेंगे मेरे सहयोगी मनोज भट्ट। मनोज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला दीप्ति जी के साथ। तो जी दीप्ति जी, पूरा पेपर है मेरे पास, मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है कि क्या क्या घोषणाएं हुई हैं। जो ये बजट था इसमें से कृषि बजट का एक हिस्सा अलग किया है, 8-10 बड़ी घोषणाएं हुई हैं, लेकिन हमें चर्चा ये करनी होगी कि आसान भाषा में समझ आए। बजट अक्सर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, अनाउंसमेंट्स होती हैं लेकिन आम आदमी समझ नहीं पाता कि उसे आखिर एग्जैक्टली मिला क्या। तो यहाँ सवाल किसानों से जुड़े होंगे, किसानों को क्या मिला। पहली घोषणा जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये हुई थी मोटे अनाज को लेकर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, तो घोषणा हुई है कि मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने पर जोर होगा, श्री अन्न योजना शुरू होगी और राष्ट्रीय मिलेट संस्थान खोलने का भी ऐलान है। ये हम सब ने सुना, हमारे किसान भाई जो बजट देख रहे थे उन्होंने भी सुना। अब आप ये बताइए कि सीधे किसानों को इसका क्या फायदा होगा। हिमानी जी, देखिए इसका फायदा ये होगा किसानों को, क्योंकि जैसे आपने बोला कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। मिलेट्स हमारी कंट्री का एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है शुरू से ही। आप मिलेट्स की कैटेगरी में जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब बहुत आसानी से इनका उत्पादन हो सकता है। इनके ऊपर बहुत ज्यादा लागत नहीं लगती है। इसके लिए जमीन के बहुत ज्यादा उपजाऊ होने की भी जरूरत नहीं है। तो इसी वजह से, और लेकिन ये बहुत इंफीरियर जिनको हम कहते थे, बहुत उच्च श्रेणी के इनको नहीं माना जाता था। अब आजकल ऑर्गेनिक फूड्स के चलते इनका थोड़ा बहुत चलन बढ़ा है, तो इसीलिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ये घोषित किया गया। अब सरकार ने जो ये इंस्टीट्यूशन खोला है, इसको साथ साथ इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस भी करार कर दिया गया है। इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस होते ही इनके ऊपर बहुत ज्यादा बजट एलोकेशन शुरू हो जाती हैं, बहुत ज्यादा टैक्स एग्जेम्पशंस, वैसे भी एग्रीकल्चर एग्जेम्प्टेड होता है, सब्सिडीज मिलनी शुरू हो जाती हैं किसानों को। और जैसे कि मैंने पहले बताया, ये मोटे अनाज जो होते हैं ये अपने आप ही उत्पादन करने के लिए बहुत मुश्किल इनका नहीं होता। इनके लिए प्रावधान रखना, इनके लिए इनका ध्यान रखना, तो जब अगर ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तहत इनको प्रमोट किया जा रहा है तो किसान इससे सीधे तौर से लाभान्वित होंगे। क्योंकि अगर वो इसकी खेती की तरफ जाते हैं, इनको हम बीच में जब हम जमीन बीच में खाली छोड़ते हैं, दो खारिफ और रबी क्रॉप्स के बीच में जब हम खाली छोड़ते हैं जमीन, तब भी इनका उत्पादन किया जा सकता है। तो किसानों को जो बीच का, जब उनका फार्म खाली रहता था, उस समय भी जब अगर इसका वो प्रोडक्शन करते हैं तो किसानों को मोटे तौर से इसका सीधा फायदा ही फायदा होगा कि सरकार का भी, अब केंद्र सरकार का भी ध्यान इसकी तरफ आकर्षित हुआ है। उनको डायरेक्ट सब्सिडीज मिलेंगी। जितना मैं समझ पा रही हूँ, अभी इन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क्या क्या प्रोविजंस होंगे उसको क्लैरिफाई नहीं किया है अभी फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने। लेकिन क्योंकि इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस जब भी बनते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो उनके साथ ये सब एडवांटेजेस आते ही हैं। जो इस बार भी सब्सिडीज को लेकर आने की बहुत उम्मीद है। तो उनको अपनी इनपुट सब्सिडीज, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी, सीड सब्सिडी मिलेगी, एंड प्लस साथ साथ उनकी एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज को लेके काफी उसमें और प्रोविजंस आने की हमें उम्मीद है, जिससे हमारे किसान भाई बहुत डायरेक्ट तौर से इससे लाभान्वित होंगे। मतलब सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि जो किसान मोटे अनाज की खेती करना चाहते हैं उन्हें सब्सिडी मिलेगी, उन्हें बीज प्रोवाइड किए जाएंगे और हर तरह की हेल्प होगी, और उसे बेचने तक में सरकार साथ देगी कि उन्हें प्रॉपर अच्छा बाजार मिले, लोग खरीदें। जी, और साथ ही सिर्फ ये नहीं, जो अभी कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा जो करना चाहते हैं, और दो क्रॉप्स के बीच में, खारिफ और रबी के बीच में भी आप उनका उत्पादन कर सकते हैं, तो आपको ये सारी सुविधाएं सरकार से प्राप्त की जाएंगी। जब आपका फार्म खाली छूटता था, तब भी अब आपके वो एक जरिया बन सकता है आपकी इनकम का।
जी, मनोज आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे या आपको भी लग रहा है कि ये जो मिलेट को लेकर अनाउंसमेंट हुई है, इसका फ़ायदा किसानों को सीधे तौर पर होगा, जैसे दीप्ति जी ने कहा? देखिए मिलेट्स को लेकर इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं और वाक़ई मोदी सरकार की पहल से इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया भी जा रहा है। ये एक अच्छी पहल है, पर लेकिन जो एक बात होनी चाहिए थी बजट पे कि मिलेट्स को एमएसपी पे या मिलेट्स के मिनिमम रेट तय किए जाएँ, जिसका फ़ायदा सीधे किसानों को मिले। मतलब ऐसी कुछ घोषणाएँ अगर होती, तो ये बहुत बेहतर होता। नो डाउट कि राष्ट्रीय केंद्र एक सेंटर बनेगा जिस पर मिलेट्स पे काम होगा, बहुत सारे काम मिलेट्स पे होंगे। ये एक अच्छी घोषणा है, पर अभी सीधे इससे किसान जो मेरा अपना ओपिनियन है, इससे सीधे किसान कनेक्ट नहीं हो रहा है। ये बजट जो है बतौर एज़ अ जर्नलिस्ट मैं जो समझ पा रहा हूँ, ये एग्री प्रोडक्ट बेस्ड बजट है। ये बजट किसानों के लिए बजट ना होके जो किसान के प्रोडक्ट है या जो एग्री मार्केट है, ये बजट थोड़ा-सा उस तरफ की तरफ सरकार का ध्यान है। बाकी दीप्ति जी इस पर बेहतर जानेंगी, बेहतर बता सकती हैं बतौर एक्सपर्ट। मैम इसी तरह अगर मैं जो मनोज ने कहा हिमानी जी मैं सुन नहीं पा रही, आप सॉरी, म्यूट। सॉरी, सॉरी जी। म्यूट था। मैं मनोज की बात से रिलेट करते हुए कह रही थी कि दूसरा एक अनाउंसमेंट हुआ है गोबर-धन स्कीम को लेकर। तो मनोज कह रहे हैं कि ये बाय प्रोडक्ट्स की बात है, सीधे किसानों की बात नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है ये गोबर-धन स्कीम मिलेट्स के बाद जो अनाउंसमेंट हुआ है, वो सीधे किसानों को फ़ायदा देगी या यहाँ भी वही चीज़ है कि बाय प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही है सरकार लेकिन सीधे किसान तक नहीं पहुँची है? देखो, मैं मनोज जी की बात को इसमें थोड़ा-सा बढ़ाना चाहूँगी। हमारी आम तौर पर एक ये समझ होती है जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो हम केवल किसान वर्ग को ही सोचना शुरू कर देते हैं। बट इकोनॉमिक्स में और फाइनेंस मिनिस्टर की नज़र में और हमारे जीडीपी के कैलकुलेशंस में एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ आती हैं। तो उसमें केवल हम किसान भाई की बात नहीं कर सकते हैं, उसमें हमको एनिमल हस्बेंड्री, उसमें हमको फिशरीज़, उसमें हमको लाइवस्टॉक, डेयरी, ये सब सेक्टर्स जोड़ के जब हम बात करते हैं कि इतना परसेंट कंट्रीब्यूशन है तो हम केवल किसानों के एंगल से उस कंट्रीब्यूशन की बात नहीं करते हैं, हम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर की बात करते हैं। तो जो मनोज जी ने पहले बोला और जो अब आप गोवर्धन की बात कर रही हैं, गोवर्धन से जो होगा, हम इन सबको केवल किसानों के एंगल से ना देखें। अब अगर गोवर्धन का प्रमोशन होगा तो आप साथ साथ इसमें एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर की बात यहाँ पर हो रही है। तो अगर हम उस मायने में देखना चाहें कि केवल किसान भाइयों के लिए है तो बिल्कुल मैं मनोज जी की बात से सहमति रखती हूँ कि किसान भाई इससे लाभान्वित नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि कृषि क्षेत्र अपने आप में कृषि और अलाइड एक्टिविटीज होती हैं ये, तो बाकी जो उसके साथ एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर इसका डायरेक्ट जोर है जो आपने गोवर्धन की बात करी है अभी हिमानी जी। और अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आऊं जो आपने खुद कहा तो पशुपालन, डेयरी और मछली पालन पर भी 20 लाख करोड़ रुपए कृषि ऋण बढ़ाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। तो इसके क्या आगे जाके फायदे मिल सकते हैं किसान को या कृषि क्षेत्र में? देखो, कृषि ऋण की जो बात की गई है केवल इन्हीं तीनों वर्गों के लिए नहीं रखा गया है, स्पेशली वर्ड यूज किया गया है कि 20 लाख करोड़ तक का हम टारगेटेड क्रेडिट होता है एग्रीकल्चर क्रेडिट, उसको बढ़ाएंगे और स्पेशली इन तीनों सेक्टर्स के लिए, क्योंकि अभी तक ये थोड़े पिछड़े रहे हैं। जैसे कि आपने भी अभी बोला, हम किसान के साथ ही इक्वेट कर देते हैं जब भी हम कृषि क्षेत्र की बात करते हैं। तो जब ये स्कीम अनाउंस हुई है 20 लाख करोड़ का, अगर हम उनको टारगेटेड क्रेडिट दे रहे हैं तो टारगेटेड क्रेडिट से बहुत सारे फायदे साथ में आते हैं। आपको जैसे कोलैटरल जिसको हम कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको कुछ साथ में अपना सेफ गार्ड करने के लिए कुछ देना हो, कोलैटरल फ्री डेट होता है, थोड़े उसके इंटरेस्ट रेट मार्केट की दरों से कम होते हैं। ये सब जैसे कि पहले वाली स्कीम को लेकर अभी हमने बात करी थी जब हम बात कर रहे थे कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है मिलेट्स के लिए, मोटे अनाज के लिए। तो जो सारी उसकी फाइनर पॉइंट्स जो होते हैं, बारीक डिटेल्स जो होते हैं, वो अभी हमारे पास आने बाकी हैं। लेकिन चूंकि जैसे हम समझ सकते हैं जब टारगेटेड क्रेडिट लेंडिंग की बात कर दी गई है और उसका दर बढ़ा दिया है, तो बैंक्स को अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इतना क्रेडिट लोन देना होगा। और चूंकि देना होगा तो वो अपने साथ ये फायदे लाता ही है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, कोलैटरल फ्री होने की उम्मीद है, या जिस टाइप का कोलैटरल किसान भाई दे सकते हैं उसको एक्सेप्ट करने की बैंक्स को प्रावधान दिए जाएंगे। इसको हम वर्टिकल फॉर्मल इनफॉर्मल लिंक्स कहते हैं कि मोटे जो बड़े वो आपके हैं लैंड ओनर्स, उनको
रेंट आउट दे दिया जाए, उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए और वो छोटे किसान भाइयों को दें, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे किसान भाई, चाहे वो छोटे लेवल के हों या बड़े लेवल के, इससे लाभान्वित होने की उम्मीद मैं देख सकती मतलब हूँ। फ़ायदा होगा, पर जो बहुत ही डिटेलिंग है, उसमें 1-2 दिन का वक़्त लगेगा शायद सामने आने पे, और हम भी तभी शायद क्लैरिटी दे पाएँगे। लेकिन इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि फ़ायदा तो होगा किसानों को। 100% फायदा, 100% फायदा होगा 100% फ़ायदा कि होगा। जी, और जी, इसी तरह एक और प्रोग्राम लॉन्च किया गया, अगर हम इस पे डिटेल में बात कर पाएँ, उर्वरक के वैकल्पिक स्रोत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएम प्रणाम प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो क्या जी। इससे फर्टिलाइज़र्स ईज़िली अवेलेबल होंगे, कम रेट पर अवेलेबल होंगे, या क्या रहेगा? आपको क्या लग रहा है? देखिए, इसका अब हम कह सकते हैं कि एक मिक्स्ड रहने की उम्मीद है। डिपेंड करता है कि सरकार इसको किस दरों पर, इसको किस रेट पर उपलब्ध कराती है। देखिए, अगर मोटा-मोटा तौर पे समझे तो प्रणाम स्कीम का जो फुल फॉर्म है, जो गवर्नमेंट ने प्रणाम स्कीम दिया है, प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ द मदर अर्थ। तो ये जो स्कीम है, ये किसान भाइयों के लिए एज़ सच नहीं है। ये अपनी जो धरती है, धरती माँ, मदर अर्थ की बात की गई है। धरती माँ को उपजाऊ बनाने के लिए और उपजाऊ बनाने के लिए उनसे हम जो लेते रहते हैं, उनको वापस देने के ऊपर इस स्कीम का फोकस है। अब हम ये जानते हैं बात कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, हमेशा केमिकल चीजें, फर्टिलाइजर्स ही क्यों, कोई भी केमिकल चीज होती है, वो ज्यादा एकदम लोकप्रिय इसलिए बन जाती है कि वो कम रेट पर उपलब्ध होती है और ज्यादा उसका फायदा होता है। शॉर्ट टर्म गेन्स उसके ज्यादा होते हैं, लेकिन जो हमारी प्रकृति है उससे उसका नष्ट हम देख रहे हैं और हम जानते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर से हमारी धरती धरती माँ के ऊपर कितना बोझ पड़ता है, कितनी वो नष्ट होती है। तो अब जो बिल्कुल। ये प्रणाम स्कीम है, ये हमारी धरती माँ के लिए स्कीम है कि हम अपनी मदर अर्थ को वापस दें जो जो हम उनसे लेते रहते हैं। अब अगर तो सरकार इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को, इन नेचुरल फर्टिलाइजर्स को कम रेट्स पर उपलब्ध करा पाती है सरकार के लिए, अभी भी हुँ, वो फाइनल प्रिंट में नहीं आई है बात, जी, तब तो हम कह सकते हैं कि हमारे हमारे किसान भाई उससे लाभान्वित होंगे। लेकिन अगर उनको कम लाभ वाली चीज, क्योंकि ये तो फॉर श्योर है कि केमिकल फर्टिलाइजर से इसका जो डेफिनेटली एफिशिएंसी है वो कम होगी। तो जी अगर हाँ। हमारे किसान, जी, अगर हमारे किसान भाइयों को कम एफिशिएंसी वाली चीज ज्यादा रेटों पे मिलने शुरू हो जाएगी, तो किसान भाइयों का डायरेक्ट प्रॉफिट उसमें ईट अप होगा। तो सरकार ने, जहां तक मैं समझती हूँ, अगर जैसे प्रणाम स्कीम लॉन्च करी है, तो वो डेफिनेटली इसको एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर सब्सिडी को भी इसमें इंक्लूड करेंगे और सब्सिडाइज दरों पे इनको प्रोवाइड करेंगे, ताकि हमारे किसान भाइयों पे वो बर्डन ना पड़े। तो बर्डन ना पड़े, मतलब आसान भाषा में कहूँ तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कम दर पे, कम रेट पे किसानों को उपलब्ध हो सकते हैं, इस घोषणा का ये मतलब निकाल सकते हैं हम। जी, जी, जी। लेकिन ये तो निश्चित बात है कि किसान भाइयों को अब केमिकल फर्टिलाइज़र से हट के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की ओर जाना होगा, ताकि हम अपनी धरती माँ को वापस दे सकें। बचा सकें, बिल्कुल। और उससे कई जी। बीमारियाँ भी फैलती हैं, तो वो इनडायरेक्टली हर मिडल क्लास और हर पूरे देश की जनता से जुड़ी हुई पूरे बात है, ये देश की जनता से बात। जुड़ी हुई है। हम आजकल अपने कैंसर का जो इतना ज़्यादा देख हुँ, रहे हैं, जब हम हुँ, देखते हैं टीवी न्यूज़ चैनल्स पे, देखते हैं कि रात में इंजेक्शन लगाया, सब्जियाँ उग गईं और धरती माँ के ऊपर हम लोग केमिकल्स के ऊपर हम जी रहे हैं, इतना कैंसर की दरें बढ़ गई हैं जो पहले नहीं थी। तो ये नहीं थी, सब आम पेस्टिसाइड्स। जनता के फायदे के लिए कि हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को यूज़ करें, केमिकल से जनता को दूर रखें। तो ये जो प्रणाम योजना है, इसके बारे में बता सकते हैं हम दीप्ति जी के माध्यम से कि ये सिर्फ किसान या कृषि क्षेत्र से जुड़ी घोषणा नहीं थी, हर व्यक्ति, देश की पूरी जनता से जुड़ी हुई घोषणा थी। इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट हम सबको मिलने वाले हैं, अगर जो समझ आया है वैसा ही होता है तो। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बढ़ाया जाता है और केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम से कम या ना करने पर बात होती है। अच्छा, एक बड़ी और इंटरेस्टिंग ऐलान हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग ऐलान, कि देश के सभी संस्थानों में अब ऊर्जा के विकल्प के तौर पर 5% गोबर से बनी बायोगैस का प्रयोग अनिवार्य होगा। हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी, लेकिन ये इस बारे में मनोज जी का कुछ अलग मानना था। उन्होंने कहा ये पूरी इकोनॉमी से जुड़ी हुई बात है। तो इस पे मैं चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, ये पूरी इकोनॉमी बदलने जैसा ऐलान था, और इसका बेनिफिट किसानों को क्या होगा? मतलब गोबर बेचा जाएगा, अच्छे दाम मिलेंगे किसानों को, आर्थिक स्थिति में कोई फर्क पड़ जाएगा किसान? बिल्कुल, उन किसानों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आने की बहुत उम्मीद है उससे। जैसा कि हिमानी जी आपने भी कहा कि गोबर जो है वो अभी तक
इज काइंड ऑफ अ बाय प्रोडक्ट, उसकी बहुत ज्यादा मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि गोबर धन को बहुत ज्यादा प्रमोशन नहीं मिला हुआ। जैसे कि कुछ साल पहले सरकार ने सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन पर जोर दिया था, तो सोलर पैनल में जिसके घरों पे जो अपनी छतों पे लोग सोलर पैनल लगा रहे हैं, अब हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं, उन सब चीजों में सरकार सब्सिडी दे रही है। सिमिलरली जब 5% उन्होंने कंपल्शन कर दी है कि इंडस्ट्रियल हाउसेस को गोवर्धन इसका बायोगैस का ही यूज करना पड़ेगा, गोबरधन का ही यूज करना पड़ेगा, तो उस सूरत में गोबरधन का प्रोडक्शन बढ़ना बहुत जरूरी होगा क्योंकि अभी गोबरधन का प्रोडक्शन इतना नहीं है कि वो इंडस्ट्रियल हाउसेस की 5% इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को पूरा कर सके। तो उस सूरत में इनडायरेक्टली जो बेनिफिट आएगा वो किसानों को आएगा कि गोबर की जो मार्केट है वो बढ़ेगी। अभी तक जो मार्केट नॉन एग्जिस्टेंट है या बहुत कम दरों पे उनको उनकी गोबर की बिक्री होती है, वो बढ़ने की उम्मीद है। और साथ साथ जैसे कि पहले हम स्कीम की बात कर रहे थे कि सारी जनता इससे लाभान्वित होगी, जब हमें पता है कि जो एग्जॉस्टिबल सोर्सेज हैं वो धीरे धीरे खत्म होने हैं, हम सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जनता को हम एक जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसकी तरफ मूव करने का सरकार का ये एक कदम दिखता है मुझे। जी, दीप्ति जी इसमें ऑलमोस्ट बहुत बेहतरीन जानकारी दे चुकी है। बस क्योंकि जिस तरह के संकेत मिले हैं उससे गोबर मैं यही कहूंगा, जिस तरह के संकेत मिले हैं उससे गोबर अपने आप में एक इकोनॉमी की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि गोबर के प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब सीधे सीधे तौर पर है कि पशुपालन का सेक्टर बढ़ेगा। किसान जब अपने गाय बेड़े में गायों की संख्या बढ़ाएंगे तो उससे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा, गोबर की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये एक पूरी इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। ये बहुत बेहतरीन फैसला है सरकार का। दीप्ति जी इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें बता चुकी हैं। तो मतलब ये एक ऐसा अनाउंसमेंट है जिसपे हम सर्व सहमति से ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा फैसला था। हमारे एक्सपर्ट ने भी यही कहा और मेरे सहयोगी है मनोज, वो भी यही मान रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में देखना होगा कि इसके फायदे किस तरह से सामने आते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ, लास्ट अनाउंसमेंट जिसपे हम चर्चा कर लेते हैं, कृषि स्टार्टअप्स को लेके। तो मुझे लगता है उससे किसान नहीं हम सब जुड़े हैं। मैं भी अगर कहीं कोई स्टार्टअप खेती का लगाना चाहती हूँ तो शायद सरकार आने वाले समय में मेरी मदद करेगी। किस तरह से वो मदद हो पाएगी, और फिर मेरा सवाल वहीं आएगा कि किसान कैसे लाभान्वित होंगे। तो दीप्ति जी इस पर आप क्या कहेंगी? एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड की अनाउंसमेंट की है सरकार ने, इस पर आपका? इसमें मैं आधा मिनट लूंगी केवल ये बताने के लिए कि एंजल फंड एक चीज होती है और एक्सेलरेटर फंड एक चीज होती है। इन दोनों में फर्क यही होता है कि आपके एक्सेलरेटर फंड में केवल आपको फंड नहीं प्रोवाइड किया जाता है स्टार्टअप के लिए, आपको साथ साथ उसमें मेंटरिंग और गाइडेंस भी मिलती है। तो अगर हम एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड की बात कर रहे हैं तो इसमें सीधा तरीके से हम ये देख सकते हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसान लाभान्वित होगा, किसान के बच्चे लाभान्वित होंगे। जिन चीजों के बारे में अगर हम टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करने की बात कर रहे हैं, सरकार ने साथ साथ डिजिटल क्रेडिट की बात की है। तो जब जिन चीजों से जो हमारे किसान भाई हैं या किसान के बच्चे हैं जो आगे खेती बाड़ी में जाएंगे, जिन चीजों से वो खुद वाकफियत नहीं रखते हैं, तो उनको केवल फंड ही नहीं प्रोवाइड किया जाएगा इन स्टार्टअप्स के थ्रू, उनको साथ साथ मेंटरिंग और गाइडेंस भी दी जाएगी। ये एक्सेलरेटर फंड है, ये एंजल फंड नहीं है। तो जब उनको आपकी गाइडेंस मिलेगी जो ऑलरेडी इस सेक्टर में है या जो खेतीबाड़ी सेक्टर से जुड़े हुए हैं या जो इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं या जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जिस भी तरीके का वो स्टार्टअप होगा जिससे हमारे किसान भाई लाभान्वित हो सकते हैं, उसके एक्सपर्ट ओपिनियन, उनको फंड्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे सरकार की तरफ से, साथ में एक्सपर्ट ओपिनियन भी मिलेगी कि वो उस चीज का फायदा उठा सकें और अपने प्रोडक्शन को आगे बढ़ा सकें। जी, तो अब इस बातचीत का अंत करते हुए मैं समराइज करना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया दीप्ति जी इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हो सकता है आने वाले समय में फिर डिटेल चर्चा के लिए हम आपको बुलाएं किसान तक पर। और मैं अब अपने दर्शकों के लिए समराइज कर दूं। हम अभी बात कर रहे थे दीप्ति जी से, आज आम बजट पेश हुआ है, कई तरह की घोषणाएं हुई हैं कृषि क्षेत्र के लिए, और जो बातचीत का नतीजा निकला है उसमें एक बात ये साफ हो पाई कि देखिए सीधे किसानों के लिए शायद कुछ नहीं है, लेकिन जो भी घोषणाएं हैं उनका इनडायरेक्ट फायदा हमारे किसानों को जरूर होने वाला है। मोटे अनाज पे सरकार का जोर है। अगर आप खेती करते हैं या करने का इरादा बना रहे हैं तो उसमें सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। मोटा अनाज उगाने से लेके उसे बेचने तक की व्यवस्था में सरकार
मददगार साबित ज़रूर होगी। इसके अलावा गोबर धन स्कीम का ऐलान हुआ है, तो हमारी एक्सपर्ट ने बताया कि अब जो ये गोबर का जो मार्केट था, जिसके बारे में चर्चा कम होती है, उस पर सरकार का ध्यान है। तो हो सकता है आने वाले समय में गोबर बेचकर आप पैसे कमा सकें और उसका एक नया मार्केट डेवलप होता दिखे, तो इसका भी फायदा किसानों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा पशुपालन और मछली पालन और डेयरी उद्योगों के लिए कृषि ऋण बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा गया है, उसका फायदा भी किसानों को जरूर मिलेगा। स्टार्टअप्स की बात सरकार ने की है, तो इसका सीधा जो उद्देश्य है वो युवाओं को खेती किसानी से जोड़ने का है, जिसका फायदा भी किसानों को मिलेगा। क्योंकि अभी तक ये समझा जाता है कि किसानी वो व्यवसाय नहीं है जिसमें कोई आना चाहता है, किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। लेकिन जो ये कृषि स्टार्टअप की बात सरकार ने की है, बजट में जो ऐलान हुआ है, शायद ये सोच आने वाले समय में बदलेगी। ना सिर्फ किसान का बेटा किसान बनने के बारे में सोच सकेगा, बल्कि जो युवा है, नए प्रोफेशन के बारे में सोचते हैं, वो भी खेती किसानी की दुनिया में कदम रखने के बारे में सोचेंगे। और इस बजट में क्या मिला, इसकी और माइन्यूट डिटेलिंग यानी कि और विस्तार से चर्चा 1-2 दिन में सामने आएगी। आप बने रहिए किसान तक के साथ।